जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आपका प्रिय दोस्त कमल कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपने पहले देखा, जो वीडियो थे अपने ये शॉर्ट वीडियो थे। आप ये मत समझ लेना कि सर ने 1 घंटे में इतना कुछ करवा दिया है। नहीं, आपका सिलेबस मेरे अनुसार पूरा हो गया होगा। आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। उनके लिए सिर्फ जो मैं ला रहा हूँ आपके बीच, वो सिर्फ रिवीजन क्लासें हैं। और आज की क्लास भी क्या होगी अपनी दोस्तों? रिवीजन क्लास ही होगी। और आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी संपूर्ण व्यंजन संधि की। वैसे देखा जाए तो व्यंजन संधि को पूरे करने में 5 से 6 क्लासें लगती है। देखा जाए तो 5 से 6 घंटे, परंतु आपको ये छोटे से वीडियो में पूरी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आज। देखो भाई, व्यंजन संधि की। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। संधि के बारे में आप जानते हैं, संधि क्या होती है, इतना मुझे समझाने की कतई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो आप सब भली भांति परिचित है संधि से। संधि उसे कहते हैं जब वर्णों का मेल हो और मेल होने के बाद क्या हो, विकार उत्पन्न हो, उसको संधि कहते हैं। संधि के भेद भी जानते हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद संधि के होते हैं, जिसमें पहला भेद होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। आता है सबको? ठीक है। स्वर संधि की बात करें तो देखो, स्वर संधि के पहले भी मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, जहां अपन पढ़ते थे। पाठक क्लासेस के चैनल पे जाना, वहां पे स्वर संधि के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। रही बात व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि का आज मैं ये वीडियो में पूरा करवा दूंगा। रहा विसर्ग संधि का, जल्दी वो भी आपके सामने वीडियो ला दिया जाएगा। बस कमी है तो आपकी तैयारी आपको करनी है। जो मैटर है पॉइंट टू पॉइंट, एग्जाम की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, वो सब आपके समक्ष में प्रस्तुत करता रहूंगा। चलो तो भाई, बात करते हैं अपन व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन वर्णों का आपस में मेल होता है। क्या होता है कि व्यंजन वर्णों का व्यंजन वर्णों के साथ मेल हो और फिर क्या हो, विकार उत्पन्न हो। एक कंडीशन ये होती है। दूसरी होती है कि एक साइड तो स्वर वर्ण हो जाए, एक साइड व्यंजन वर्ण हो जाए, इनका क्या हो, मेल हो, और मेल होने के बाद विकार उत्पन्न हो जाए। या फिर भाई साहब इधर व्यंजन वर्ण हो जाए और इधर स्वर वर्ण हो जाए, और क्या हो जाए, इनके बीच विकार उत्पन्न हो, तो उनको कहेंगे व्यंजन संधि। सर ये तो हम भी जानते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जानते हो, जानना भी चाहिए, क्यों नहीं जाने। इस प्रकार की कंडीशंस बनती है भाई, स्थितियां बनती है। वो बनती है किसमें? व्यंजन संधि में। आपके सामने ये व्यंजन वर्ण रखे हैं, कितने हैं? 25। इनको कौन से व्यंजन वर्ण कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण, या फिर इनको कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। जब मैं कहूँ इसको वर्गीय व्यंजन कहेंगे तो ये कौन सा वर्ग हो गया? क वर्ग हो गया। इसी प्रकार ये च वर्ग हो गया, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग हो जाता है। इसमें से बात करें, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां वर्ण हो गया इसी वर्ग का। क वर्ग का तीसरा वर्ण ये है, क वर्ग का पहला ये क का, मतलब ख है जो क वर्ग का दूसरा वर्ण है। आपको इसे ध्यान रखना है। मैं क वर्ग का 5वें वर्ण की बात करूं तो ये वाला वर्ण होगा, च वर्ग के दूसरे वर्ण की बात करूं तो ये वाला होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। इसी के साथ होते हैं, एक तो होते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन कौन से? य, र, ल और व। इन्हीं के साथ होते हैं उष्म व्यंजन वर्ण। डायरेक्ट लिख देता हूं भाई, उष्म वर्ण कौन सा हो गया? स और हा, ये 4 हो गए। अब चलते हैं अपन सीधे व्यंजन संधि पर। अब व्यंजन संधि का अध्ययन करते हैं अपन नियमों के आधार पर। सारे के सारे नियम अभी हो जाएंगे, निश्चिंत रहो आप। पहले बात करें पहले नियम की, तो पहला नियम कौन सा था? तृतीयाक्षर नियम। अब देखो भाई, तृतीयाक्षर नियम में क्या होता है, शॉर्ट में बताऊंगा, इसके आधार पर आपको देखते हुए चलना है। पहले नियम की बात करें कि यदि प्लस से पहले क्या हो, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, तो इस प्रथम वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का कौन सा वर्ण कर देंगे? तृतीय वर्ण कर देंगे। इसीलिए इसको तृतीयाक्षर वर्ण बोला। लेकिन शर्त तो है कि इसके बाद तीसरा, चौथा, य, र, ल, व, ह और स्वर में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो भाई, मैंने लिखा दिक दान। अब उदाहरण से समझो इसको। मैंने कहा कि इसमें यहां पे कौन सा वर्ण होना चाहिए? पहला वर्ण होना चाहिए। देखो भाई, पहला है, क्या कर देंगे? इस पहले वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण कर देंगे? तीसरा वर्ण कर देंगे। इस पहले के स्थान पर तीसरा कर देंगे। जैसे ही आप तीसरा वर्ण करते हैं, उसके बाद आपको देखना क्या है कि यहाँ पे देखो, इसी वर्ग का करेंगे। कौन से वर्ग का है? क वर्ग का है। कौन सा है? पहला। कौन सा करेंगे? तीसरा। ये कर दिया साहब, पहले का तीसरा। आगे देखना है कि प्लस के बाद में इनमें से कोई एक वर्ण है क्या? अगर इनमें से कोई एक वर्ण नहीं होता है तो क्या नहीं करेंगे अपन? वो नहीं करेंगे जो बदलाव इसमें हो रहा है साहब। द कौन से वर्ग का है?
द, त वर्ग का तीसरा वर्ण है, मैंने लिखा ना, देखो तीसरा वर्ण होना चाहिए, इसीलिए क्या हो गया, दिक दान हो गया। अन्य और भी उदाहरण हैं ऐसे, किसी भी पाठ्य पुस्तक का आप सहयोग ले सकते हैं और अनेक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा देखो, वाक धन दत्ता, तो इसका क्या हो जाएगा, क का क्या कर दिया जाएगा, ग कर दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, वाग दत्ता। ये नियम नंबर हुआ अपना 1। बात करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम ध्यान रखने हैं आपको और आपको सारा कंप्लीट हो जाएगा। उदाहरणों की बात करें भाई, उदाहरण किसी भी पाठ्य पुस्तक से देख लेना, नियमों में थोड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए नियम समझा देता हूं मैं। देखो दूसरा नियम होता है इसमें पंचमाक्षर नियम। पंचमाक्षर नियम, देखो पंचमाक्षर नियम क्या कहता है, पॉज कर रहे, अरे चल कोई बात, मैं क्रॉप कर दूंगा, तूने कैमरा छेड़ दिया पहले बात तो चाहिए, ऐसे करे तो जोर से टिक मत मारना, बता रहे, हाँ मोबाइल टूट जाएगा तेरा। देखो पंचमाक्षर नियम क्या कहता है, जैसे पहले नियम में देखा कि पहले की जगह तीसरा हो गया, उसी प्रकार इसमें भी यही है, कुछ नहीं है। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आता है तो इसके स्थान पर कौन सा वर्ण कर देंगे, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण कर देंगे। लेकिन देखो इसमें जो शर्त थी, इसी प्रकार इसमें भी शर्त होती है कि किसी भी वर्ग का क्या आना चाहिए, बाद में पांचवा वर्ण आना चाहिए। जब पहले वर्ण के बाद, पहले वर्ण से मेरा तात्पर्य है किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, और पहले कौन से, क, च, ट, त और प वर्ण है, उसी प्रकार इनमें से कोई भी एक व्यंजन वर्ण आए और बाद में कौन सा आ जाए, उत्तर पद का प्रथम वर्ण कौन सा हो जाए, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, तो इस पहले के स्थान पर पांचवा कर देंगे। अब देखें रे भाई, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है दोस्तों। तो ये कितने वर्ण है, 5। 5 में से आपने कभी इस वर्ण से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं देखा होगा, इससे भी नहीं देखा होगा, इससे भी, और कुछ है तो बहुत ही कम शब्द मिलेंगे जो कि संधि में अपने को देखने को नहीं मिलते हैं। जो भी दिखेगा आपको इन दोनों वर्णों से दिखेगा, जिनका उच्चारण मतलब जिनका प्रारंभ इन वर्णों से होता है। तो अधिकांश कौन से दिखेंगे आपको, न और म वर्णी दिखेंगे, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखो रे भाई, वाक धनमय, अब इसको देखना, इसमें क्या था, पहले वर्ण के बाद तीसरा, चौथा या र, ल, व, ह और स्वर में से एक आ रहा था, और इसमें क्या क्या आएगा, यहाँ पे पांचवा वर्ण आएगा। देखो इसका देखा अपन ने, दिक् दर्शन भी देख लो, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे तीसरा वर्ण है, इसीलिए इसके स्थान पर, पहले के स्थान पर तीसरा करेंगे और इसका ग करेंगे। इसमें एक और था, स्वर से भी देख लो भाई, जगत धन ईश, स्वर भी लिखवाया ना, तो इसमें देखो यहाँ पे स्वर भी है, तो भी ये पहला है कौन से वर्ग का, त वर्ग का पहला वर्ण है, तो इसी वर्ग का तीसरा करेंगे, तो त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, इसका जगदीश हो जाएगा। अब तो समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने नियम बताया आपको भी समझ में आ गया ना, उसी प्रकार इसमें बस यहाँ पांचवा देखना है। जैसे ही पांचवा देखा और क्या कर देंगे, पांचवा कर देंगे। इसमें देखो वाक धन मय है, ये पांचवा है, इसीलिए क का पांचवा कौन सा है, ये क का पांचवा ग हो गया। ये लो, वाक धन मय था ना, तो क के स्थान पर क्या कर देंगे, इसका पांचवा, ये पांचवा, ये इसका, ये हलंत तो हलंत, और ये वांग मय कर दिया भाई, ठीक है। उसी प्रकार देखो वो उसका हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रोक दे रहे भाई, उदाहरण देखो भाई, एक और देख लो, वाग निपुण, क्या हो जाएगा, वही देखो यहां देखना है, सबसे पहले कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण है, तो इस पहले के स्थान पर पांचवा कर देंगे, क का ग हो गया, क्या हो गया, वाग निपुण। बस सीधा सा नियम है, क्या समझ में नहीं आया, तृतीयाक्षर नियम में तीसरा हो जाता है, पंचमाक्षर में पांचवा होता है, सीधा सा नियम है। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, किसी पाठ्य पुस्तक का सारा ना करके देखना, नहीं आए तो अप्लाई करके देखना, जैसे मैंने नियम बताए। 2 नियम कंप्लीट हुए, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इन दोनों नियमों के, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं आगे वाले नियम की। पहला नियम याद रखेंगे, तृतीयाक्षर नियम। कौन सा नियम, तृतीयाक्षर नियम। उसके बाद दूसरा देखा अपन ने, पंचमाक्षर नियम। तीसरे नियम तृतीयाक्षर नियम में क्या होता है, पहले के स्थान पर तीसरा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा। और इसमें पंचमाक्षर में नियम में क्या होता है, पहले का पांचवा, पहले का पांचवा, इतना ध्यान रखेंगे। देखो भाई, नियम नंबर 3 देखते हैं, उसका नाम है पंचमाक्षर, सॉरी पंचमाक्षर तो क्या ना अपना, अनुस्वार नियम।
कौन सा नियम है? अनुस्वार नियम। अनुस्वार नियम की बात करें भाई तो अनुस्वार नियम थोड़ा सा बताइए, इसके 3 खंड है। कितने खंड है? 3 खंड। तो अनुस्वार नियम का प्रथम खंड अपन देख लेते हैं। अनुस्वार नियम में क्या होता है? कुछ नहीं, सबसे पहले देखो प्लस से पहले टुकड़े ऐसे ही करते हैं। प्लस से पहले क्या होगा? किसी भी वर्ग का पंचम होगा। क्या होगा? किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है, उसके बाद क से लेके म तक के वर्ण, क से लेके म तक का कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो जो 5वां वर्ण होगा इसके स्थान पर क्या कर देंगे? अनुस्वार कर देंगे। क्या कर देंगे? अनुस्वार कर देंगे। और इसका विकल्प से एक और कार्य होता है। किससे होता है? वो विकल्प से होता है। करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, ये तो अनिवार्य कार्य हो जाता है इसमें अनुस्वार लगाना। बाकी ये क्या है? विकल्प से होता है। अभी समझा देते हैं विकल्प से कैसे होता है। जैसे देखो उदाहरण से समझ में आएगा। क्या लिख दिया? अलम धन कार लिखा है। अब नियम पे चलो कि देखो अंत में कौन सा है? 5वां है भाई साहब। अंत में 5वां आ रहा है तो 5वें के स्थान पर अनुस्वार कर देंगे। ठीक है, कर देंगे। लेकिन यहाँ आगे चेक करना है कि जो यहाँ का प्रथम वर्ण आ रहा है, उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण आ रहा है, क्या वो क से लेके म तक में से कोई एक व्यंजन वर्ण है? बिल्कुल है। कौन सा है? क है। तो इसके स्थान पर क्या कर देंगे? ये रूप बन गया इसका अलंग। ये अनुस्वार करा था, इसी के ऊपर लग गया और ये अलंकार। बताओ कहाँ दिक्कत है? बहुत आसान है, बहुत सीधा है। बस नियमों को चिंतन करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। अब सर आप कह रहे थे विकल्प से क्या कार्य होता है, तो विकल्प से भी देख लो भाई। यहाँ क्या देखना है? 5वें के स्थान पर अनुस्वार वाला तो हो ही गया है। यहाँ 5वें के स्थान पर परिवर्तन करना है। वो क्या करना है? यदि क से ले तक के आपको म तक के वर्ण देखने हैं और उसमें देखना है कि ये कौन से वर्ग का वर्ण आ रहा है। पहले जो पहला वर्ण होगा उत्तर पद का प्रथम वर्ण, वो कौन से वर्ग का आ रहा है? ये कौन से वर्ग का है? क वर्ग का। तो इसी वर्ग का, इस बाद वाले वर्ग का 5वां वर्ण कर देते हैं। किसके स्थान पर? आगे वाले 5वें वर्ण के स्थान पर। तो ये क का 5वां वर्ण देखो ये आपके सामने दिख रहा है, इसीलिए तो मैंने ये लिख रखा है यहाँ। क्यों लिख रखा है? ताकि आपको ध्यान रहे। इसका 5वां वर्ण हो जाएगा ये। तो भाई ये इसको देखते हुए इसको 5वां वर्ण कर देंगे। तो कुछ नहीं करा, ये परिवर्तन, ये विकार ला दे, ये हलंता तो ये भी हलंत कर दिया। बाकी जो बचा शब्द ऐसे कैसे जोड़ दिया, ये लो। तो अलंकार का ये रूप भी सही है, ये रूप भी सही है। समस्या यहाँ है सर आपने तो अलंकार के 2 रूप बता दिए, शुद्ध अशुद्धि में पूछ लिया दोनों में से शुद्ध कौन सा है, तो फिर क्या करेंगे भाई? शुद्ध अशुद्धि में पूछ ले तो आपको दोनों में से एक शब्द देगा। अगर दोनों शब्द देता है तो फिर आपको पहले ये वाला सही करना है, क्योंकि जो अपनी हिंदी है मानक हिंदी में इसको ज़्यादा शुद्ध माना गया है। किसको? अनुस्वार वाले को। इसी प्रकार देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन? ये पढ़ रहे हैं क्या? समधन धी। इसमें भी देखो रे भाई कौन सा रूप बनेगा? पहले तो अनुस्वार नियम से इसका अनुस्वार हो गया म का, तो देखो ये संधि। क्या लिख दिया? संधि लिख दिया। उसके बाद देखो इसका दूसरा रूप क्या बनेगा? विकल्प वाला रूप क्या बनेगा? तो ये कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। तो त का पंचम वर्ण कौन सा है? न। तो इस म के स्थान पर न कर दिया, ये लो रे भाई ये संधि हो गया। बताओ वही वाली बात, ज़्यादा सही इसको मानेंगे, इसको सेकंड नंबर पे मानेंगे, ध्यान रहेगा। उसी प्रकार क्या पढ़ रहे हैं अपन? देखो रे भाई हिंदी में भी हिम धन दी। अब आराम से आप कर सकते हैं, एक विकल्प रूप बनेगा इसका जो ये बन रहा है, इसका अनुस्वार कर देंगे और दूसरा बन जाएगा ये, इसके स्थान पर न कर देंगे। नहीं क्यों करा? तो ये वाला वर्ण देखना है। देखो ये कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। तो इसका पंचम वर्ण करना है। आया समझ में? इसी प्रकार बहुत सारे हैं। ये देखो रे पम धन च, क्या हो जाएगा? कर सकते हो आप सम प्लस जीव करके देखना, ये पूछा जाता है। संजीव वाला तो पूछा जाता है। इसके दोनों विकल्प, जैसे ये एक तो ये हो जाएगा, देखना अनुस्वार वाला तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे ये कौन से वर्ग का है? च वर्ग का है। और च वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? वही लगाना है यहाँ। ये देखो ये शुद्ध शुद्धि में पूछा जाता है ये शब्द, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं। देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसका क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। ये देखो ये रहे नियम, बस और कुछ भी नहीं है, यही नियम है। ये अनुस्वार कर दिया और विकल्प से 2 कार्य हो जाएंगे। ठीक है, अनुस्वार नियम देख रहे थे ना अपन। अनुस्वार नियम का क्या कहा मैंने? इसके 3 खंड है। सेकंड खंड देख लें। पहला खंड क्या था कि 5वें के बाद क से लेके म तक के वर्ण आते हैं तो इसके स्थान पर अनुस्वार कर रहे थे और विकल्प से एक और कार्य हो रहा था। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखेंगे बेटा कि यदि 5वें वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाए और उसके बाद में भी किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाए। अब आप सोचेंगे कि आपने तो क से लेके म तक के वर्ण बताए थे,
कहाँ से, क से लेके म तक के वर्णों में देखना है, परंतु इसमें आपको ध्यान रखना है ये पांचवें वर्ण, यदि पांचवें वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आता है तो इस पांचवें वर्ण में बदलाव होगा, उसी को अपन क्या कह देंगे, संधि कह देंगे। परंतु इस पांचवें वर्ण का आपको विशेष ध्यान रखना है कि देखो काम हो रहा था एक तो अनुस्वार वाला और एक विकल्प वाला, दो परिवर्तन आ रहे थे, तो इसमें एक ही क्या है विकल्प काम में लेंगे। अनुस्वार वाला अगर रूप बनाते हैं तो वो इसमें गलत हो जाएगा रे भाई, जो विकल्प वाला है वही इसमें सही होगा। देखा जाए तो पांचवें के बाद पांचवा आता है तो यहाँ पे भी वही वर्ण कर देंगे जो यहाँ पे है, इतना ध्यान रखेंगे। जैसे देखो रे भाई, ये कई बार पूछा जाता है शुद्ध अशुद्धि में, छाप लेना ये उदाहरण। तो मैंने लिखा समधन न्यास, या फिर न्यासी भी दे देता है रे कई बार, ठीक है। तो समधन न्यास का पांचवा वर्ण है, तय वर्ग का न पांचवा वर्ण है। जब पांचवें के बाद पांचवा आ जाए तो अनुस्वार वाला काम नहीं करना है, विकल्प वाला करना है। तो विकल्प वाला क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो होगा वही यहाँ कर दिया, क्या कर दिया, ये संन्यास या फिर दूसरा रूप बना सन्यासी। सर आपने अनुस्वार वाला भी बताया था, कोई बात नहीं रहे, ये लो अनुस्वार वाला भी एक बार बना के देख लेते हैं। इसके स्थान पर ये अनुस्वार कर दिया, जब ये अनुस्वार रूप आप बना देंगे तो ये हो जाएगा अशुद्ध रूप। कौन सा हो जाएगा, अशुद्ध रूप, अशुद्ध अशुद्धि में, ठीक है। तो देखो भाई नए के स्थान पर ये लो भाई, इसमें डबल होंगे, ये डबल कर दिया, ठीक है। अनुस्वार वाला नहीं करना है, अनुस्वार वाला नहीं करना है। अनुस्वार वाला कर दिया तो शुद्ध अशुद्धि में जब आपसे पूछा जाएगा तो वो सरासर गलत हो जाएगा। और जब देख लो ये वाला विकल्प ही नहीं दे तो फिर आप इसको सही मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो सन्यासी का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और इसका ये दूसरा खंड है, ये जैसे बात करें, देखो समधन मत दे दिया। अब देखो आप क्या करेंगे, क्या अनुस्वार वाला रूप बनाएंगे, अनुस्वार वाला बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, बताया ना, अनुस्वार वाला नहीं बनाएंगे। यहाँ जो है वही यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो गया, सम्मत। अब आप कहेंगे आपने तो कहा था विकार उत्पन्न होगा तभी संधि होगी, तो यहाँ पे संधि नहीं, ये संयोग होता है। फिर भी पूछ ले ऐसे उदाहरण, अभी तक हटाए नहीं गए तो आपको संधि भी कर देना है इसमें। अब आगे बात करते हैं इसके तीसरे खंड की। देखो भाई अब इसकी बात करें तीसरे खंड की। पहला खंड ये हो गया, दूसरा खंड देखा, पांचवें के बाद जब पांचवा आ जाता है तो यहाँ पे अनुस्वार वाला काम नहीं करेंगे, पांचवें वाला विकल्प वाला ही करेंगे। तीसरे की बात करें तो देखो जब पांचवा ही वही, इधर तो पांचवा ही आएगा, पहले पूर्व पद में क्या आएगा, पांचवा ही आएगा। और इधर की बात करें, देखो क से ले तक के म तक के वर्ण अपन देख चुके हैं, क से लेके म तक के वर्ण देख चुके हैं। और उसके बाद बात करें, देखो भाई अंतस्थ और ये क्या, उष्म व्यंजन बच गए। यदि इनके बाद यह आ जाए, कौन कौन से, य, र, ल, व, या फिर आ जाए स और ह, इनमें से यदि कोई एक व्यंजन वर्ण आ जाता है पांचवें के बाद तो क्या करेंगे, सिर्फ अनुस्वारी करेंगे। उस कंडीशन में क्या करेंगे, अनुस्वारी करेंगे, विकल्प वाला कार्य इसमें नहीं होगा, विकल्प वाला कार्य नहीं होगा। अब विकल्प वाला कार्य क्यों नहीं हो रहा, इसका एक बार अपन देख लेते हैं, उदाहरण से समझो। और भाई देखो भाई साहब उदाहरण, ये क्या हो गया, ये लिखा मैंने संविधान, क्या लिख दिया, संविधान। अब देखो यहाँ पे जो वर्ण आ रहा था उसके आधार पर अपन विकल्प वाला काम करते हैं। तो पहला काम तो इस म के स्थान पर अनुस्वार कर दिया और ये क्या हो गया, संविधान हो गया। पहला रूप तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रूप बनाने का प्रयास करते हैं, देखिए विकल्प वाला क्यों नहीं हो रहा, इसको सिद्ध तो करें अपन। तो सिद्ध करके देखें तो इस विकल्प ये वर्ण के आधार पर देखेंगे कि पांचवा वर्ण कौन सा आएगा। जब पांचवा वर्ण लाते हैं तो इस वह कौन से वाली लाइन में, वह तो भाई साहब अंतस्थ वर्ण होता है, और अंतस्थ वर्ण वाली लाइन के तो पांचवा वर्ण होता ही नहीं है। जब इसका पांचवा वर्ण होता ही नहीं है तो पांचवा वर्ण जो विकल्प से काम है वो कैसे होगा, नहीं होगा ना। इसीलिए विकल्प वाला काम इसमें नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, अनुस्वार वाला होगा। इसी प्रकार देख सकते हैं अन्य उदाहरण आप, और समधनसार क्या हो गया, ये संसार हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार आपका कौन सा, नियम नंबर 3 जिसको अपन ने नाम दिया अनुस्वार नियम, भी आपका कंप्लीट हो जाता है। देखो भाई अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की। अरे नियम नंबर 4 कौन सा है, नाम दिया है अपन ने आगम नियम। आगम का मतलब क्या होता है सर, आगम का मतलब होता है आना। आगम की बात करें, देखो एक तो होता है आदेश, एक होता है आगम। आदेश होना, एक के स्थान पर दूसरा आके बैठ जाना, वो आदेश होता है। एक होता है आगम। आगम क्या होता है, मित्रवत आके बैठता है। जैसे दो व्यक्ति देखो, मान लो एक सीट इधर है एक सीट इधर है, दोनों सीटों पे दोनों बैठे हैं, फिर भी कोई मित्रवत आता है तो अपन क्या करते हैं, ला जा भाई तू भी बैठ जा, दे देते हैं ना उसको सीट। तो आगम क्या होता है, मित्रवत होता है। लेकिन जो मान लो कोई दुश्मन टाइप से आता है, वो आदेश करता है, अरे जा उसको उठा के तू बैठ जा,
तो ऐसा इसमें नहीं होता है। बाकी सभी देखा जाए तो परिवर्तन ऐसे हो रहे थे, एक के स्थान पे दूसरा आ रहा था, परंतु आगम नियम में ऐसा नहीं होता है। इसके भी कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। पहले दोनों खंड एक साथ समझा देता हूँ, ठीक है। पहले खंड समझ लो, कोई बात नहीं। कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, क्या आ जाए? कोई भी स्वर वर्ण आता है तो स्वर वर्ण के बाद 6 वर्ण आ जाए। 6 कौन सा है? देखो हलंत वाला आएगा भाई। ये कौन सा है? व्यंजन वर्ण है। ये कौन सा है? स्वर। स्वर के बाद व्यंजन वर्ण आता है तो क्या होता है? बताया था मैंने, व्यंजन संधि होती है। तो इनके बीच में आगम आ जाएगा, आगम आके बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा? ये च वर्ण बैठ जाएगा। उदाहरण देखो रे, बहुत ईजी है रे। देखो रे, आ धन छादन, क्या है? आ धन छादन। कहा था जब स्वर के बाद छ आता है तो बीच में आके ये च बैठ गया सर। जैसे आपने कहा ये च को बिठा दिया, च हलंत था तो ये आच्छादन हो गया। बताओ कहाँ दिक्कत है? नहीं है ना। देखो ये देखो, वी धन छेद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे आपने बताया मैं एक ही बारी में समझ में आ गया कि यहाँ स्वर वर्ण है, स्वर के बाद में छ है, इनके बीच में क्या आके बैठेगा? च आके बैठेगा। ये हो गया विच्छेद। अगर भाई पेन कॉपी हाथ में है तो लिख लो, साथ के साथ इनको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया अपना आगम नियम का पार्ट नंबर 1। देखो और भाई, अब ये तो हो गया एक, अभी जो बताया। उसके बाद देखते हैं दूसरा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, 2 उपसर्ग याद रखने, परि उपसर्ग और एक याद रखना है सम उपसर्ग। कौन कौन सा? एक तो परि उपसर्ग याद रखना है, सम उपसर्ग याद रखना है। इनके बाद देखो कुछ शब्द आते हैं, वो आपको याद रखना है। कृत, कार, करती, करण और कृता। कितने शब्द याद रखने हैं? जो भी ये 5 शब्द आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? कृत्य, कार, कृतिकरण, कृता। कैसे याद रखेंगे? इसी क्रम में याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। कृत्य, कार, कृतिकरण, कर्ता। यदि परि उपसर्ग के बाद में ये 5 शब्द में से कोई एक शब्द आता है तो आगम होगा। आगम नियम में तो आगम ही होगा ना। अभी देखते हैं किसका आगम होगा, कौन आके बैठेगा मित्रवत। जब सम की बात करें तो इनमें से भी कोई भी आ सकता है एक, सम उपसर्ग के बाद भी। जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे है, ठीक है। तो उसके बाद देखो इसमें एक, दोनों में स का आगम होता है। कौन से? इन तीनों में से एक एक स का आगम होता है। अब इसको पहचानने का तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना। इस परी को लिखते हैं तो ये देखो रे, अब ऐसा से ये प के आधार पर, इसके प के जैसा कौन सा स दिखता है अपने को? जो दिखता है वो दिखता है ये मूर्धन्य वाला स। कौन सा स दिखता है? मूर्धन्य वाला स। तो परी के साथ जो स आएगा, इनके साथ मित्रवत आके आगम होगा, वो इस वाले स का होगा, षटकोण वाले स को या मूर्धन्य वाले स का। तो जब परी के बात करें, परी सब एक ही उपसर्ग के साथ बात करें तो देखो रे, परी धन कृत आ जाता है तो इनके बीच आगम होला। कौन से वाले स का आगम होगा? इस वाले स का होगा, जो प के अनुसार लिखा जाता है, प जैसा लिखा जाता है। तो क्या हो गया? परिष्कार, ठीक है। उसी प्रकार कृति का लिया है ना आपने, तो ये लो, तो परिष्कृति, परिष्कृत, ठीक है। अब कार का ले तो क्या हो जाएगा? परिधन कार। क्या हो गया? कौन सा सा आएगा? ये जो प के जैसा स लिखा है वही तो आएगा सर। ये लो भाई, परिष्कार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार सम का लेके देख लो, समधन कार का ले लें एक बार, देखो। पर इसमें आपको इससे पहले जो नियम अपन ने पढ़ा है उसका भी ध्यान रखना है। कौन से वाला? अनुस्वार नियम। अनुस्वार नियम आपको पता है कि जब भी यहाँ आता है तो इसका अनुस्वार बन जाता है। तो सबसे पहले काम कर दिया, इसका तो अनुस्वार बना दिया। अब यहाँ पे म था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? किसी का क्या होगा? आगम होगा। लेकिन कब कब होगा? जब ये 5 पद आएंगे तभी आगम होगा, तब। बाकी इनसे भिन्न कोई वर्ण होता है या कोई शब्द होते हैं तो आगम नहीं होगा, इतना ध्यान रखेंगे। तो क था तो इसमें आगम होगा, जो आगे वाला जो स लिखा है ना, इसी से का आगम इसमें होगा। तो ये हो गया संस्कार। इसको लोग अपवाद भी कहते हैं, आप अपवाद भी समझ सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो देखो, म के बाद में किसी भी क से म तक के वर्ण आते हैं तो अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का काम भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या है? स का आगम भी हो रहा है। इस प्रकार इसमें 2 संधियां हो जाती है। अनुस्वार वाली संधि, संधियां तो एक ही है, व्यंजन संधि, पर नियम अपने 2 लग जाते हैं। एक तो ये वाला अनुस्वार वाला और एक आगम वाला। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा लग रहा है। इनके सबके पद बना के आप देख लेना, बाकी ये नियम भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आगे वाला नियम है, देखो भाई अपना तद नियम। तद नियम में क्या होता है? अब तक जो भी नियम हुआ इसको भी 2 खंडों में पढ़ेंगे भाई, 1 और 2। इसमें पहले क्या होगा? त या द में से कोई एक वर्ण होगा, और प्लस के बाद क्या होगा? अब तक प्लस के बाद अपन ने ये सारे वर्ण ले चुके हैं। पहले वाले नियम देखो आप उठा के, इनमें से ये भी आ चुके हैं। और बचे कौन से? किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण बचा है। इसीलिए इसको देखो रे भाई, त और द की बात करते हैं, वो त द में से एक ही आदेश होता है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं? तद नियम बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं अभी देख लेंगे। अब इसमें सबसे पहला जो है उसको उठा लेंगे और फिर 2 छोड़ देंगे और फिर 2 उठा लेंगे। तो द की 2 की बात करें तो ये दोनों इसके
ये दोनों छोड़ दिए, फिर ये दो इसके, ये दो उसके, तो कौन कौन सा आ सकता है? क या फिर ख में से एक, कोई भी। अभी दो छोड़ दिया तो कौन सा हो गया? त या फिर थ में से एक, या फिर प या फिर फ में से एक, या फिर एक और बना सकता है स। यदि त या द के बाद क ख त थ प फ या स वर्ण इनमें से कोई एक व्यंजन वर्ण आता है तो इस त और द में से कोई भी आए उसके स्थान पर क्या कर देंगे? त कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो भाई, क्या लिखा? उद्धन तीर्ण लिखा है यहाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ द है, त और द में से एक है द है सर। जैसे आपने कहा द के स्थान पर हम त कर देंगे, लेकिन आगे चेक कर लें क्या इनमें से एक वर्ण है? हाँ साहब है, ये देखो त है, इसीलिए क्या कर देंगे? इसके स्थान पर त कर दिया, क्या हो गया? उत्तीर्ण। अब देखो इसको भी देख लो आप, शुद्ध शुद्धि में कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें ध्यान रखेंगे ऐसे लिखा जाता है, इसको मानक रूप नहीं माना जाता है। जब त के अधूरे त के बाद त पूरा वर्ण आता है तो त इसके ऊपर ऐसे लिखा जाता है, देखो ऐसे। तो उत्तीर्ण ज़्यादा सही ये है, ये नहीं। ठीक है, तो उत्तीर्ण ऐसा लिखना चाहिए आपको, इस प्रकार से नहीं। तो इस प्रकार देखो भाई, ये वाला नियम और देख लो इसमें, रखो रे भाई, देखो भाई एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे उद्दन सौ से ले लेते हैं। तो इस द के स्थान पर क्या कर देंगे? त कर देंगे, लेकिन आगे देखना है क्या इनमें से एक वर्ण है भाई, कौन सा है? स है, तो इसके स्थान पर क्या कर दिया? त। तो क्या कर दिया? उत सौ। अब यहाँ पे देखो जो कंफ्यूजन होता है ना, यहाँ उद और उत का होता है भाई। कहते हैं कि सर हम उत को सही माने या उद को सही माने। देखो देखा जाए तो वैसे उद ज़्यादा सही है। कौन सा? उद ज़्यादा सही है। उत दूसरे नंबर पे लेना है, विकल्प के आधार पर दूसरा उत लेना है, पहले उद लेना है। अगर दोनों दे दे तो, और दोनों में से एक देता है तो वही एक है, सही है। और संधि के आधार पर देता है तो आपको थोड़ा सा माइंड और लगाना है। कैसे? देखो इसमें उत्सव लिखा मैंने, अब मैं लिख दूं कि उत धन सौ, इसका रूप बना दिया उत्सव। तो मुझे इतना बताओ आप, संधि का मतलब क्या है? विकार उत्पन्न होना। यहाँ पे देखो त ऐसा था, त जाके ऐसे कैसे लग गया, तो विकार कहाँ हो गया भाई? फिर उत को क्यों सही मानेंगे? यहाँ उत सही नहीं होगा, यहाँ उदी सही होगा। संधि के आधार पर भी यहाँ उदी सही होगा। जब उद होगा तभी तो विकार उत्पन्न होगा। अगर विकार ही नहीं हुआ तो संधि नहीं हुई। देखो जारी जोड़ दिया, होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे देखो विपद काल, क्या हो गया? द का क्या कर देंगे? त कर देंगे। ठीक है, ये देखो शरद काल, इसमें भी क्या हो जाएगा? शरद होता है, शरद नहीं होता। शरद द का त हो जाएगा, शरद काल हो जाएगा। हो गया इसका नियम नंबर 1। तद नियम यही है। बाकी बात करते हैं इसके दूसरे खंड की। इसका खंड नंबर 2 देखते हैं। त या द के बाद जो छोड़ा था वो लेना है। कौन सा छोड़ दिया था? ये छोड़ दिया था, लेकिन इसमें चारों उठाने, इसके चारों उठा लो आप। देखो इसके 2 के बाद जो लगता है ना, वो जो तृतीयाक्षर नियम था वो भी लग जाता है, लेकिन इसके साथ भी इसको देख लेते हैं। तो कौन कौन से? च या छ, ठीक है, उसके बाद ज या झ, उसके बाद देखा ट या फिर ठ, और कौन सा हो गया? ड या फिर ड। और इसके अलावा देख लो कि ये नियम नंबर 2 का अब अपन क्या हासिल करने वाले हैं? है, स और ल। बाद में ये भी बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। जो बदलाव होगा इस त द के स्थान पर होगा। किसके स्थान पर? इस त और द के स्थान पर बदलाव होगा। लेकिन होगा क्या? जब च और छ आ गया तो इन दोनों में से जो पहले है च लगा देंगे। ठीक है, इस त और द के स्थान पर। जब त और द आ जाएगा, इधर ज और ज आ जाए तो इधर क्या लगा देंगे? ज लगा देंगे। और ट ठ आ जाए तो इसमें जो पहला है वो ट लगा देंगे, और त द के स्थान पर होगा भाई परिवर्तन। देख लो ये एरो से जान लेंगे आप कि किसके स्थान पर त और द के स्थान पर परिवर्तन होगा। कब होगा? जब च और छ आ गया तो च, ज और ज आ गया तो ज, ट और ठ आ गया तो ट, ड और ड आ गया तो क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। जब ल आ जाता है तो त और द के स्थान पर ल हो जाएगा। ठीक है, परंतु बात करें है और स की तो थोड़ा रुको, पहले एक बार इनको समझ लो, इसके बाद है और स बाद में समझा देंगे। ठीक है, तो इनको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहले जब उदाहरण की बात करते हैं, देखो भाई मैं लिखा उद्दन छेद, छवाड़ा ले लिया, क्या हो गया? उद्दन छेद है तो इस द के स्थान पर क्या करेंगे? अब आप पहले देखेंगे यहाँ कौन सा वर्ण है। छ है तो इसमें क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। तो क्या हो गया? उच्छेद।
ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे सर पहले भी आ रहा था, ये हमने देखा आगम नियम में विधन छेद, तो बेटा देखो रे भाई यहाँ विच्छेद में देखा जाए तो यहाँ पे स्वर था, तद नहीं था, इसीलिए यहाँ पर आगम नियम था और यहाँ पे कौन सा तद नियम लगा है। ठीक है। और देखो रे भाई उदाहरण देखते हैं जो उसमें भी पूछा जाता है। मैंने लिखा उद्धन ज्वल, क्या उद्धन ज्वल, ये हलंत है, तो जब इनमें से एक आता है तो इसके स्थान पर ज करेंगे तो द के स्थान पर क्या हो गया, ज हो गया, ये उज ये ज्वल, जैसे संयुक्त करके लिखा तो क्या हो गया, उज्ज्वल हो गया। लेकिन ये भी तो आधा है, ये तो आधा है, देखो तो दोनों इस शुद्ध शुद्धि में पूछा जाता है उज्ज्वल। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है सर यहाँ तो मैंने उद मान लिया, लेकिन यहाँ उत मान के करें तो क्या होगा, का उत्तधन ज्वल करते हैं तो भी सही हो जाएगा। हाँ, अगर इस कंडीशन में आपको उत देता है संधि कार्य में तो आप उत को सही मान सकते हो, लेकिन जब उत और उद दोनों दे दे तो फिर उद को ही सही मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत और उद दोनों देते हैं तो फिर उद को सही मानेंगे, उत को उस कंडीशन में सही नहीं मानेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका नियम नंबर 2 तद नियम का दूसरा। और भी आप उदाहरण देख लेना, जैसे देख लो रे भाई ये लिखा मृद धन टीका, तो कौन सा हो जाएगा, मृट्टिका हो जाएगा। अन्य उदाहरण खूब मिल जाएंगे आपको, नियम समझ लो, जैसे ही नियम समझ लिया तो किसी भी उदाहरण में आपको समस्या नहीं आने वाली है। इसमें है स का अब अपन रूप देख लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो भाई इसमें अपन देखते हैं किस किस को छोड़ दिया था, है और स को। ये ल का उदाहरण नहीं आता तो उसका देख लेना भाई। ये लिखा तद धन लीन का, ये उदाहरण पूछा जाता है, तल्लीन हो जाएगा क्योंकि ल हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, लई करेंगे, तल्लीन हो गया ना ये ल का। अब देखो भाई जो है से छोड़ दिया उसको देख लो, त या द के बाद में यदि है आ जाए, क्या आ जाए, है आ जाए, तो इस त और द के स्थान पर क्या करेंगे, और जो ह आता है इसमें इस ह के स्थान पर परिवर्तन होता है। इनमें सब में एक त और द के स्थान पर परिवर्तन आ रहा था, परंतु ह और स में दोनों के स्थान पर परिवर्तन आता है। तो ह में तो क्या हो रहा है, ध हो जाता है ह के स्थान पर, तो और त और द आता है ना, इन दोनों में से जो भी होगा ये द होगा, चाहे द का द आ जाए तो द का द रह जाएगा, और त भी आ जाता है तो त के स्थान पर क्या कर देंगे, द कर देंगे। जैसे देखो भाई पद धन हति, देखो नियम में त या द में से कोई आता है उसके बाद है आ जाता है, त द में से द आ गया, यहाँ पे है आ गया तो ह के स्थान पर तो कर देंगे ध, और इसके स्थान पर द, तो द तो द का द ही रह गया, तो क्या हो गया, रूप बनाया तो प, ये आधा द, आधे द को ये देखो पूरा रहे द होगा तो ये क्या होगा, अपने ऊपर उठाएगा, यहाँ होगा ध, तो इसमें ध तो पूरा है और द आधा है, इतना ध्यान रखेंगे। तो पद्धति, इस प्रकार पद्धति में कौन सी संधि हो गई, ये हो गई। और इसके बाद बात करें, देखो एक है स का समझ लो, और उदाहरण आप देख लेना भाई, ज़्यादा समय लगता है फिर बड़ी क्लास हो जाती है इस वजह से। दूसरा देख लो भाई, एक ऐसा का देख लें तो स में क्या होता है, देखो त या फिर द में से कोई होगा और स हो जाए, तो त और द के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, च, और स के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ। ठीक है, त या द के स्थान पर च, इसके स्थान पर छ, देख लो भाई मैंने लिखा शरद चंद्र। अरे दूसरा देखते हैं उदाहरण, ये च का हो गया बेटा, रोक लिख दिया। देखो इसका देखो उद प्लस ए शासन, देखो क्या देखा, उद प्लस शासन देखा, तो इसमें देखो त या द के बाद में स है, देखो स है तो स के स्थान पर तो छ करेंगे और द के स्थान पर च करेंगे, ये कर दिया तो देखो द का च कर दिया, ये छा कर दिया, स की जगह तो सा था तो छा ही करा ना, और ये उत्शासन। ठीक है, एक और देख लो इसका, ये देखो करके देखो, आप भी करो साथ में, क्या हो जाएगा, द का तो हो जाएगा च और इसमें स का हो जाएगा छ, ये आधा है तो ये भी आधा हलंत, क्या हो गया, उच्छ्वास। अब देखो यहाँ शुद्ध शुद्धि में पूछा जाता है, यहाँ हलंत करके देगा तो हलंत है तो हलंत ही रहेगा, उच्छ्वास हो गया नियम नंबर पूरा। एक और देख लो इसमें उदाहरण, इसको करके देखो, देखिए श्रीमत शरद चंद्र, बड़ा है लेकिन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, त और द में से एक है, यहाँ स है तो इसके स्थान पर तो क्या कर देंगे, च, श्री म, ये आधा च कर दिया, आधा तो आधा स था तो ये स कर दिया, छ। अब देखो यहाँ पे भी लग रहा है कि त या द के बाद च आता है तो क्या हो जाता है, त या द के बाद च आ जाता है तो त या द के स्थान पर च कर देंगे, इसके स्थान पर ये च कर दिया और ये फिर च, और फिर ऐसे कैसे क्या हो गया, श्रीमच्छर
चंद्र, श्रीमत शरद चंद्र। इस प्रकार कौन सा आपका ये तद नियम भी कंप्लीट हो जाता है। अन्य उदाहरण आप देखेंगे, किसी पाठ्य पुस्तक का सहयोग लें, सारे उदाहरण करके देखें। नहीं आ रहा कोई उदाहरण तो निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में छाप देना, उसका मैं आपको आंसर दे दूंगा जब भी मुझे समय मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले नियम की। देखो रे, एक दो नियम छोटे छोटे हैं, याद रह जाएंगे बड़ी आसानी से, कुछ भी नहीं है ना भाई। ई या फिर ऊ के बाद क्या, ई या फिर ऊ के बाद में क्या आता है, यस। यस कौन सा है सर, दंते स। यदि दंते स आता है तो इस दंते स के स्थान पर कौन सा, मूर्धन्य स हो जाता है, इसलिए इसको मूर्धन्य, कौन सा नियम बोल देते हैं, मूर्धन्यीकरण नियम बोल देते हैं, ठीक है। देखो रे भाई, इसका उदाहरण एक को पूछा जाता है, ये क्या, अभिषेक। ई या ऊ के बाद में एक आता है, ये देखो ई है अंत में, यहाँ पे स है तो इस स के स्थान पर मूर्धन्य स कर दिया, क्या हो गया, अभिषेक। देखो रे भाई, सूदन समा, क्या, सूदन समा। यहाँ क्या है, ऊ, ई और ऊ में से एक आ गया, ऊ इधर स है तो क्या कर देंगे, इस स का मूर्धन्य स, तो क्या हो गया रे भाई, इसका सु स मा, ठीक है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण किसी पाठ्य पुस्तक का सहयोग लेके आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले नियम पे। देखो रे भाई, आगे वाला नियम क्या है कि यदि इधर तो आ जाए स, क्या आ जाए, स, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो, स हो, उसके बाद त या फिर थ आ जाए, स का ध्यान रखेंगे, तो त के स्थान पर तो ट कर देंगे और थ के स्थान पर ठ कर देंगे। छोटा सा नियम है, जैसे देखो रे भाई, सस धन त कर दिया, तो इसका क्या कर देंगे, जब त आ गया तो इस त के स्थान पर क्या कर देंगे, ट कर देंगे, तो इसका ट कर दिया तो क्या हो गया, षष्ठ, ठीक है। जैसे देखो रे भाई, निषधन था तो क्या हो जाएगा, निष्ठा। नहीं है ना कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अब आगे देखते हैं ना भाई, एक नियम है ई या ऊ के बाद में, ई या ऊ के बाद में इष्ट और इष्ण शब्द याद रखना आप। तो देखो पहले देखा था ई या ऊ के बाद में जो स आता है उसका मूर्धन्य स कर देते हैं, तो इसका तो मूर्धन्य स हो जाएगा, और थ का क्या कर रहे थे अपन, ठ कर रहे थे, तो इसके स्थान पर तो ये हो जाएगा, और इसके स्थान पर देखो इसका तो मूर्धन्य करते ही करते हैं, न के स्थान पर न हो जाता है, नत्व नियम से। अभी नत्व नियम भी देख लेंगे। देखो रे भाई, युधि धन स्थिर, देखो पूछा जाता है नियम, देखो यहाँ स्थ है, स्थ के स्थान पर स्थ कर देंगे और ऐसा का ऐसा लिख देंगे, क्या हो गया। पर उससे पहले देखना इधर ई या ऊ में से एक है, क्या हो गया युधिष्ठिर। और उदाहरण आप देख लेना रे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नियम मैंने बता दिया है, नियम के आधार पे देख लेना। निष्णात का होता है, देखो रे भाई, नि धन स्नात, इसका भी बता दूं, क्या हो गया, जब ई है तो स्न का क्या हो जाएगा, स्न हो जाएगा, तो क्या हो गया, निष्णात। बताओ कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हो गया रे। अब एक ही नियम बचा है रे भाई, एक ही नियम बचा है, वो है णत्व नियम। सारी व्यंजन संधि कंप्लीट है, ये सारे नियम पढ़ लेना जो मैंने बता दिए, वो नियम का आपने रिवीजन कर लिया तो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलो णत्व नियम भी देख लो साथ के साथ ही, ये लो णत्व नियम, कौन सा, णत्व नियम या णत्व प्रक्रिया। अब देखो रे भाई, णत्व नियम में बार बार लोग उदाहरण देते हैं रामायण का, रामायण में सब स्वर संधि भी है, व्यंजन संधि भी है, अरे आजकल तो उसमें अयादी संधि भी बताने लगे, जो भी है, लेकिन आज तक पूछा गया है तो कभी दीर्घ संधि करी ना आपने, उसके अलावा कोई संधि नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहो आप। तो देखिए णत्व नियम में क्या होता है भाई, कर री की हालत नहीं लेगा, र और ये स, कौन सा, मूर्धन्य स। जब इधर प्लस से पहले ये वर्ण आ जाए और इनके बाद न आ जाता है तो इस न का न कर दिया जाता है रे भाई। परंतु इसमें क्या होता है कि बीच में और भी कोई वर्ण आते हैं तो कुछ वर्णों का व्यवधान तो मान लिया जाता है और कुछ वर्णों का व्यवधान नहीं माना जाता। किस किस का व्यवधान माना जाता है वो नहीं देखेंगे, किस किस का व्यवधान नहीं माना जाता है, अगर वो अपने को ध्यान रहेगा तो बाकी उनके अलावा कोई भी वर्ण आए सबका व्यवधान माना जाएगा। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि इनके बीच में, किनके बीच में, इन तीनों वर्णों में से एक वर्ण और न के बीच में यदि कुप्पू स्वामी आ जाए, कौन सा स्वामी आ जाए, कुप्पू स्वामी, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, कुप्पू स्वामी आ जाए या फिर क्या आ जाए, स्वर वर्ण आ जाए, या फिर कौन से, य र ल और व वर्ण आ जाए तो व्यवधान नहीं माना जाता। परंतु जब इन उसमें माफ कीजिए, अंतस्थ वर्णों को लिया जाता है तो उस समय क्या है, ल बहुत नाटकबाजी करता है, तो ल से
लात मार के इसको बाहर निकाल देते हैं और इसकी जगह ह को बिठा देते हैं। इसलिए इसका व्यवधान माना जाएगा, इसके स्थान पर आपको ह याद रखना है। कब ये जो इन तीनों वर्णों में से एक वर्ण और न के बीच में कुप्पू स्वामी की बात करें तो कु से मतलब क वर्ग के प्रत्येक वर्ण, किसके क वर्ग का प्रत्येक वर्ण, क वर्ग में कितने हैं 5 वर्ण, ये पांचों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण आता है तो इनका व्यवधान नहीं मानेंगे। पू से याद रखेंगे प वर्ण तो मतलब प वर्ग, तो प वर्ग के पांचों वर्ण आते हैं तो भी व्यवधान नहीं माना जाएगा। और इनमें से य र ल को बाहर करके ह को बिठा दिया है और व, इनका व्यवधान भी, चारों का व्यवधान नहीं माना जाएगा। इसीलिए देखो आपने उदाहरण बार बार देखा है कि राम धन अयन अपन देखते हैं, वैसे संधि इसमें कौन सी है, दीर्घ संधि है, लेकिन यहाँ पे नत्वकारी हो जाता है, न का क्या हो जाता है, न हो जाता है। लेकिन होता कैसे, अब इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे। र तो यहाँ पे है, नियम के आधार पर देखो र के बाद में न आता है तो न का न हो जाता है, लेकिन र तो यहाँ है और न यहाँ है, इसका पहला और आखिरी फिर भी परिवर्तन हो गया। कैसे हो गया, तो इसमें देखो व्यवधान वाली मैं बात कर रहा हूँ, इसको समझना अब ध्यान से। र में आ मिला है, म में अ मिला है, उसके बाद प्लस लगाए, फिर अ है, फिर य है, य में अ मिला है, और फिर न है, न में अ मिला है, यही रूप है। तो देखो र यहाँ है और न यहाँ है, फिर भी इसको ये क्या कर देता है, न में बदल देता है। उस वाली बात को ध्यान रखना है भाई। ये कहते क्या है और करते क्या है, ये साहब इनकी प्रेमिका है, क्या है, प्रेमिका। और ये गाना गाते हैं कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो बस इतनी सी बात है रे भाई, ये र है ना, इसकी खुशबू से ही पहचान लेता है और फिर क्या करता है, अपनी अर्धांगिनी बना लेता है। तो जब अर्धांगिनी बनाते न का न हो गया रे भाई, बस इतना सा याद रख लेना। लेकिन बीच में क्या है रे, जो कुछ वर्ण आते हैं जो तो इनको मान लेते हैं, कुछ लोग इनकी शादी को नहीं मानते, तो ये क वाला वर्ग वाला मान लेता है रे भाई, ये भी मान लेता है, और स्वर भी मान लेते हैं। बेचारे स्वर कहते हैं कि करो कुछ भी, हमारे का बाप का जा रहा है। इनमें से ये सब मान लेते हैं, नाटकबाजी करता है तो ल को लात मार के बाहर निकाल के हक को बिठा देते हैं। इस तरीके से याद रहे तो ऐसे याद रख लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो और भाई र यहाँ है, न यहाँ है, अब इसको ध्यान से समझ लो। तो अ स्वर है, आ स्वर है, तो ये व्यवधान नहीं करेगा भाई। चलो रे तुम करो, मेरे बाप का क्या बिगड़ता है। ये क्या नाम है, मैं कहता है कि मैं तो प वाली लाइन में, तो मैं तो विरोध करेगा ही नहीं। अ स्वर आ गया, ये भी स्वर आ गया, ये देखो ये भी ये वाली लाइन में, ये विरोध करेगा ही नहीं। ये स्वर आ गया, विरोध करेगा ही नहीं। जब ये विरोध नहीं कर रहे तो इसका क्या हो जाता है, न हो जाता है। इसीलिए देखो विच्छेद करेंगे रामधन अयन, लेकिन लिखेंगे क्या, रामायण। ध्यान रहेगा। इसी के साथ और उदाहरण ले लेते हैं इसके। देखो और भाई इसका उदाहरण स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे समझ में नहीं आए तो लिख लिया करो रे आप, कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी तो इतना बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप भी लिख लिया करो, कोई बात नहीं। ऊपर समझ लो यहाँ, कोई बात नहीं। इसको लिखते रहो तो आप यहाँ समझा देता हूँ। ये देखो कृष्णधन न कर दिया मैंने, क्या कर दिया, कृष्णधन न कर दिया। देखो ये मूर्धन्य स कहा था ना, स के बाद आएगा तो कर दिया। ये री भी आ रहा है देखो साथ में, यहाँ ये देखो री भी, एक ही नियम में दो उदाहरण, ये दोनों कंडीशंस कंप्लीट हो रही है। स के बाद न आता है तो न कर देंगे, क्या हो जाता है, कृष्ण हो जाता है। इसी प्रकार और बहुत सारे नियम है। ये देखो परिधन नाम, ठीक है। तो देखो यहाँ कोई कहते हैं कि ई के बाद हो रहा, अरे ई के बाद नहीं हो रहा भाई साहब, इस री के बाद हो रहा है। अरे इसमें जो ई आ गया तो ई क्या है, ई का व्यवधान तो मानते नहीं है ना, स्वर में आता है। इसलिए इस र के बाद में न आए, इसलिए क्या हो गया, परिणाम हो गया। इसी प्रकार परिमाण कर देना भाई। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इस प्रकार ये पूरी हो गई है व्यंजन संधि। ये नियम पढ़ लेना, इन नियम के बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।